हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो यार सब लोग। और आज हम लोग थोड़ा सा अपग्रेडेशन के साथ पढ़ेंगे। तो मैंने कोशिश करी है कि आज पीसी पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ और थोड़ा सा शायद आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज़ से और शायद थोड़ा डिफरेंस दिखे। तो आज हम टेंस का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे और पहले के जो दो लेसन मैंने पढ़ाए हैं टेंस का, आई होप वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं और आपको समझ में आया हो। अगर उसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे कमेंट्स करके बताओ। कुछ भी सवाल आप पूछ सकते हो। और जो भी टॉपिक हैं ये मैंने बहुत डिटेल्ड में आपको समझाए हैं। और ये थोड़े से कंफ्यूजिंग लगेंगे स्टार्टिंग में क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज़ पूछो, मैं क्लियर करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। और चलो स्टार्ट करते हैं भी लेसन नंबर 1। आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लास्ट क्लास की वो कैप करेंगे जो सैटरडे को करी थी, वो रिवाइज करेंगे। उसके बाद टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद लास्ट में अपने आज के वो कैप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। हाँ चलो गाइस, तो सबसे पहले तो आज के वोकैब देख लेते हैं। हाँ ये है, लास्ट टाइम मैंने आपको रूट वर्ड से समझाने की कोशिश करी थी, जिसमें दो रूट वर्ड से मैंने आपको इजी से वर्ड्स थे दो, इनसे मैंने वर्ड्स कैसे बनते हैं रूट वर्ड से और कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं ये समझाने की कोशिश करी थी मैंने आपको। तो एक वर्ड लिया था मैंने आपके साथ, ईगो। ईगो का मतलब होता है आई, आई से रिलेटेड होता है ये। तो उससे चार वर्ड्स बने थे। सबसे पहला जो था वो था ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है जो वो आदमी जो अपने बारे में ज़्यादा सोचे, अपने बारे में ही सोचे, सेल्फिश पर्सन हो, उसको हम ईगोइस्ट बोलते हैं। ईगोटिस्ट, अगर ईगो के बाद ओ के बाद जस्ट एक टी और ऐड हो जाए ईगोइस्ट में तो वो ईगोटिस्ट बन जाता है। ईगोटिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने बारे में ही बात करे ज़्यादातर और अपनी ही बातें रखे हर चीज़ में। मैं जो लोग करते हैं उनको ईगोटिस्ट बोलता है। इट्स एन एडजेक्टिव। उसके बाद ईगोटिस्ट के बाद है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक वो लोग होते हैं जो जिनका सेंटर ऑफ यूनिवर्स पूरा उन्हीं के आसपास घूमता रहता है। उनका सेंटर बस आई पे ही बेस्ड होता है। तो वो लोग, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ईगोसेंट्रिक होते हैं, उनको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। और ईगोमेनियाक, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो एक आदमी की मतलब क्वालिटी बताते हैं। इस चारों वर्ड्स एक क्वालिटी बता रहे हैं किसी की, तो ये एडजेक्टिव्स है सारे। ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे एडजेक्टिव को डिफाइन आइडेंटिफाई करना एक सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट को सारे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत इजी हो जाएगा आप सबके लिए। तो अगला वर्ड है ईगोमेनियक। मेनियक जो वर्ड होता है, मेनिया, मेनिया मतलब कि पागलपन। किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन अगर होता है और मतलब हाईली ऑब्सेस्ड है कोई आदमी किसी चीज़ से, तो वो एक मेनिया है किसी चीज़ का। तो ईगोमेनियक एक वो आदमी होता है जनरली जो किसी भी चीज़ के पीछे मेनली ईगो से रिलेटेड हो, तो वो अपने आप से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। तो ऐसे लोग जनरली क्रिमिनल्स होते हैं और क्रिमिनल्स के लिए हम ईगोमेनियक टर्म यूज़ करते हैं। जो ये हाईली ऑब्सेस्ड और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसे तर लोग। फिर आगे बढ़ते हैं ईगो के बाद। अगर ईगो का मतलब आई होता है तो कुछ अदर्स के लिए भी होगा, वो है ऑल्टर। ऑल्टर से हमने चार वर्ड्स और देखे। सबसे पहला वर्ड था ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब है जो बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों का भला चाहे, जो दूसरों का बेनिफिट देखे, उसको बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म इज अ नाउन। ऑल्ट्रुइस्टिक पर्सन को बोलेंगे ऑल्ट्रुइस्टिक, वो एडजेक्टिव होगा। ऑल्टरनेट हम सबको पता है, ऑल्टरनेट एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है, ये भी ऑल्टर से ही बना है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है स्किप वन एंड टेक अदर। फिर होता है ऑल्टरकेशन, ऑल्टर से बना ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है मेकिंग इनटू समथिंग अदर, कुछ और बनाना, किसी चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करना, उसी चीज़ से कुछ ऑल्टर करना, अदर कुछ और बनाना, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। फिर चौथा वर्ड हमने देखा ऑल्टर ईगो। जो हमारा फर्स्ट रूट वर्ड था ईगो और सेकंड रूट वर्ड है, इन दोनों को मिला करके एक नया वर्ड बन गया इंग्लिश का जो कि है ऑल्टर ईगो। दैट मीन्स मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड अदर सेल्फ। अदर सेल्फ का मतलब यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि कोई भी एक ऐसा आदमी अगर उसकी हैबिट्स, उसके रिएक्शंस, उसके रिस्पॉन्डिंग टाइमिंग और सब कुछ आपसे रिलेट करता है, आप जैसा है, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड योर ऑल्टर ईगो। तो ये कुछ वर्ड्स है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और आज की क्लास में भी हम लास्ट में अपने वोकैब करेंगे। तो आगे अभी टेंस पे बढ़ते हैं। चलो, तो इसमें मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा एक बार बता देता हूँ। मैं इसमें आपको प्रोजेक्शन नहीं करूँगा क्योंकि कुछ सेंटेंसेस हैं,
तो मैंने आपको बताया था जब भी मैं आपके साथ सेंटेंस को मतलब डिस्कस करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा कि उसमें खुद से पहले उसको चेक करना है कि वो सेंटेंस ठीक है, उसमें कोई एरर है नहीं है, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो भी क्यों नहीं है। हर चीज़ का रीज़न एक बार आप खुद जानने की कोशिश करें, उसके बाद पॉज करके और प्ले करके मेरी वीडियो देखें और उसके बाद रीज़न जानने की कोशिश करें। इसीलिए मैंने आंसर्स इसमें स्टार्टिंग में मार्क नहीं किए, और साइड बाय साइड मैं इसमें चेंजेस लेके आता रहूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लास्ट एक बार मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो लास्ट क्लास में लास्ट एग्जांपल मैंने एक आपको बताया था कि ही फील्स, एक एग्जांपल था कि ही फील्स अनकंफर्टेबल व्हेन दे मेट हिम। तो मैंने आपको बताया था कुछ सेंटेंस में कि व्हेन दे मेट हिम, व्हेन के बाद व्हेन हो गया, आफ्टर हो गया, एज सुन एज हो गया, अनटिल हो गया, ये सारे जितने भी हैं इन सब के बाद अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो ये क्या पूरी स्टेटमेंट, जो पूरा फ्रेज बनता है वो टाइम डिनोट करता है, टाइम के बारे में बताता है। और मैंने क्या बताया था कि टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम के हिसाब से हम टेंस को ठीक करेंगे। तो मैंने कहा था ही फील्स अनकंफर्टेबल व्हेन दे मेट हिम, तो इसमें व्हेन दे मेट हिम टाइम हो गया, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो फील्स को हम फेल्ट कर देंगे उस सेंटेंस में। ठीक है, तो ये बताया था। तो उसी के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको कुछ नया समझाता हूँ। अगला सेंटेंस ये देखो, समवन कॉल्ड हिम व्हेन दे वॉच्ड टीवी, व्हेन ही वॉच्ड टीवी, ये सेंटेंस है। तो इसमें भी व्हेन का यूज़ हो रहा है। व्हेन के बाद वाली जो स्टेटमेंट है ये टाइम फ्रेज होगी। तो अगर ये टाइम फ्रेज है तो और सबसे पहले हम टाइम देख लेंगे कौन सा टाइम है ये, व्हेन ही वॉच्ड टीवी। अब वॉच्ड आ गया मेरी वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका मतलब पास्ट टेंस में बात हो रही है। तो करेक्शन इस स्टेटमेंट में होना चाहिए अगर एरर है तो। लेकिन मैं एक बार देख लेता हूँ कि एरर है नहीं है क्या है, ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको अभी समझाता हूँ कि जैसे इसमें क्वेश्चन तो ये वाला रॉन्ग है, इसमें एरर तो है, लेकिन क्या एरर है वो मैं आपको बताता हूँ और क्यों है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले तो एरर इसमें है ये वॉच्ड की, ये वॉच्ड की जगह यहाँ पे आ जाएगा वॉचिंग। अब वो क्यों आएगा, वॉज वॉचिंग आ जाएगा, वो क्यों आएगा वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको वो समझाया कि टाइम फ्रेम चेंज नहीं होती, और अब मैं टाइम फ्रेज चेंज कर रहा हूँ, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा टाइम लेके ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो इस पर प्लीज़ फोकस करना। तो मैंने क्या बताया कि थी एक आपको एक्शंस होते हैं और कुछ ऐसे स्टेट होते हैं, जैसे कि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो टाइम टिकिंग एक्शंस होते हैं, और कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो सडन और एब्रप्ट होते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ, जैसे कि किसी के साथ मतलब सोना, स्लीपिंग, स्लीपिंग इज़ एन टाइम टिकिंग एक्शन, इट इज़ नॉट एन एब्रप्ट एक्शन। कोई भी एब्रप्ट एक्शन नहीं है वो एक टाइम टिकिंग एक्शन है। तो अगर स्लीपिंग एक टाइम टिकिंग एक्शन है, वो उसको सोने में टाइम लगता है, वैसे ही वॉचिंग टीवी, तो वॉचिंग टीवी भी एक टाइम टिकिंग एक्शन है। ऐसा नहीं होता कि आप टीवी चलाया और एकदम से टीवी देख लिया, वो टाइम ख़त्म हो गया और आप टीवी देख के उठ के चले गए। नहीं, जो टीवी देखने का टाइम है वो उसको टाइम कंज्यूम, एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को वो हम बोलते हैं टाइम टिकिंग एक्शन है ये। तो अगर ये टाइम टिकिंग एक्शन है तो इस टाइम को हमें कंटिन्यूस टेंस में शो करना चाहिए, ना कि डेफिनेट पास्ट डेफिनेट में, जैसे डेफिनेट फॉर्म में। जैसे कि ये पास्ट डेफिनेट में है, तो हमें इसमें पास्ट डेफिनेट में नहीं करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वॉचिंग, जो टीवी देखने का जो काम है वो टाइम टिकिंग एक्शन है। तो इसीलिए हमें इसको कंटिन्यूस फॉर्म में लेके आना चाहिए, तो ये देखते ही समझ में आना चाहिए हमको। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वो हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगी, वो ये हट के हो जाएगी, समवन कॉल्ड हिम व्हेन ही वाज वाचिंग टीवी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीज़न मैंने बता ही दिया है कि दो टाइप के एक्शंस होते हैं, जो और टाइम दो तरीके से दिखाया जा सकता है। एक तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। पॉइंट यानी कि जो सडन और एकदम से एब्रप्ट होते हैं, और एक होता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन वाले सोना हो गया, टीवी देखना हो गया, खाना खाना हो गया, ईटिंग हो गया, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है सब। और कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो सडन और एब्रप्ट होते हैं, वो आगे डिस्कस भी करूँगा कौन कौन से ऐसे एक्शंस होते हैं। फिलहाल आगे वाले एग्जांपल्स पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल है इट रेन हेविली व्हेन ही केम येस्टरडे, इट रेन हेविली व्हेन ही केम येस्टरडे। तो इसमें आपको एरर बतानी क्या है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि हाँ मेरे पास
सेंटेंस को कैसे अप्रोच करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि माइंड में कैसे चलना चाहिए प्रोसेस सेंटेंस को देखते ही। जैसे मैंने सेंटेंस देखा, इट रेन हेविली व्हेन ही केम येस्टरडे। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज़ हो रही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे व्हेन का यूज़ हो रहा है। अब मैंने बताया था कि ये तो टाइम फ्रेज होता है, इसमें ये वाला केम जो है वर्ब है, ये पास्ट टेंस में यूज़ हो रही है। ये ऐसा प्रोसेस मैं आपको इसीलिए ज़ोर ज़ोर से बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ही ऐसा ही प्रोसेस चलना चाहिए। और धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा और देखते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं अपनी डीपली डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि कैसे सेंटेंस को देखते ही हमें अप्रोच करना चाहिए उसको। तो ये मेरे को समझ में आ गया, पास्ट टेंस है और ये टाइम फ्रेज है। तो व्हेन ही केम येस्टरडे, तो मैं वही देखूंगा ये टाइम टिकिंग एक्शन है या फिर एक सडन एक्शन है, आना। तो व्हेन ही केम येस्टरडे यानी कि एकदम से आ गया, तो ये पॉसिबल है कि एक आदमी है वो एकदम से आ गया, वो एक टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है। तो अगर ये टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर इसमें कोई चेंज नहीं है तो ये टाइम फ्रेज है, ये मैं देख लूँगा पास्ट टेंस की है। तो ये जो एक्शन है ये भी पास्ट टेंस का ही होना चाहिए। और अब मैं देखूंगा कि ये वाला जो एक्शन है, इट रेन हेविली, तो ये वाला जो एक्शन है ये वाला टाइम टेकिंग एक्शन है कि जब वो आया, इट वॉज रेनिंग हैविली, ये होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। इट रेन हैविली नहीं होना चाहिए, इट वॉज रेनिंग हैविली। सबसे पहले तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस में आएगा, प्रेजेंट में तो वैसे भी नहीं आ सकता। और रेन एकदम से नहीं होता, ये भी टाइम टेकिंग एक्शन है, इसी वजह से ये हो जाएगा इट वॉज रेनिंग। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, इट वॉज रेनिंग। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपके साथ वही डिस्कस किया था, ये देखो व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, अनटिल, ये सब कंजक्शंस होते हैं जो कि हमको टाइम फ्रेज के बारे में बताते हैं और उसके बेसिस पे हम आगे सेंटेंस को देखते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है, टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शंस आर कंटिन्यूस एक्शंस। ये कंटिन्यूस एक्शंस होते हैं जो बैकग्राउंड में पीछे एक्शंस होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं, उनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क है जो सेंटेंस दे रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है इसके बारे में कि एक सेंटेंस है, दे अटैक्ड हिम व्हेन ही स्लेप्ट। दे अटैक्ड हिम व्हेन ही स्लेप्ट, इस सेंटेंस को देख के आपको बताना है कि एरर है इसमें या नहीं है, और अगर है तो क्या है। हो सके तो प्लीज़ कमेंट में रीज़न भी बता देना, आंसर ज़रूर बताना है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दूसरी बात करी थी मैंने सडन और एक्शन, सडन एक्शन जो एब्रप्ट एक्शन होते हैं, एकदम से हो जाते हैं, वो कौन कौन से एक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है वेकिंग अप। जैसे स्लीपिंग एक टाइम टेकिंग एक्शन है, वैसे ही जागना, हम जागते एक बार में ही है। हम जागते मतलब जो जागने का जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग नहीं है, हम एक बार में ही जाग जाते हैं। आँख खुलती है तो एकदम से खुल जाती है, दैट इज़ नॉट अ टाइम टेकिंग एक्शन। तो वेकिंग अप एक सडन एक्शन हो गया। तो जो भी सडन एक्शंस होते हैं हम उनको इनडेफिनेट फॉर्म में, इनडेफिनेट टेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर बैकग्राउंड एक्शंस वी यूज़ व्हेन और वाइल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बैकग्राउंड एक्शंस होते हैं उनको हम जैसे व्हेन और वाइल के लिए भी यूज़ किए करते हैं। तो व्हेन और वाइल के लिए जो यूज़ करते हैं वो तो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे व्हेन का अगर कभी भी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इनडेफिनिट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं और कॉन्टीन्यूअस भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, लेकिन जो वाइल होता है वो हमेशा कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ होता है। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल वाइल आई वॉज ईटिंग, तो उसमें आई एन जी आ रहा है। वाइल आई वॉज स्लीपिंग, वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो इसमें वाइल के बाद हमेशा हम कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ये बैकग्राउंड एक्शंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, व्हेन का हम इंडेफिनिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया आपको, आगे होगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। एक सेकेंड, हाँ, फिफ्थ। तो ये आंसर आई होप आप लोगों ने इसका बता दिया होगा, लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं इसका एक्चुअल आंसर क्या है और क्या रीज़न है इसका। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये वाला सही है और सेकंड वाला गलत है। अब समझते हैं क्यों। सबसे पहले तो हम देखते हैं सेंटेंस क्या बोल रहा है, दे गॉट हैप्पी व्हेन ही मेट देम। अब यहाँ पे मैं देखूंगा व्हेन ही मेट देम और दे गॉट हैप्पी, पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रही है। और सबसे पहले मैं देखूंगा क्या ये एक्शन जो है, दो दो एक्शन हो रहे हैं। एक तो होता है खुश होना, एक तो कुछ लोग हैं दे गॉट हैप्पी, वो खुश हो रहे हैं, और दूसरा है ही मेट देम, तो कोई खुश हो रहा है किसी के मिलने पे। तो क्या ये एक दूसरे पे एक्शंस जो है वो एक दूसरे की वजह से जनरेट हो रहे हैं, क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हाँ, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जब वो मिल रहा है तभी वो लोग खुश हो रहे हैं।
तो उनके मिलने पे, उसके मिलने पे वो लोग खुश हो रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट एक्शन है। तो अगर ये डिपेंडेंट एक्शन है तो इनको इनडेफिनेट फॉर्म में आना चाहिए। इनडेफिनेट में क्यों? क्योंकि हमें पता है ये, हमें नहीं पता कि वो मतलब कंप्लीट एक्शन है नहीं है। यानी कि एक अगर मिला है, जैसे कि अगर ये आदमी ही उनको मिला है, तो वो एक्शन कंप्लीट हुआ नहीं था, उससे पहले वो उसी टाइम पे वो खुश हो गए, उसी टाइम फ्रेज पे। तो ये इनकम्प्लीट एक्शन की वजह से दूसरा एक्शन भी जनरेट हो गया, यानी कि उसी एक्शन पे दूसरा एक्शन भी उसी टाइम जनरेट हुआ है। तो अगर ऐसा कोई भी स्टेट आती है तो हम इसको इनडेफिनेट फॉर्म में लिखते हैं। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, ये तो टाइम फ्रेज हो गया, लेकिन हम स्टेट ऑफ एक्शन क्या लिखते हैं? हमेशा इनडेफिनेट फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लाइट वेंट ऑफ व्हेन ही स्लेप्ट। लाइट का जाना और किसी का सोना, क्या ये दोनों एक्शंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं? नहीं, ये दोनों एक्शन सेपरेट एक्शंस हैं। इसका कॉज इसका इफेक्ट नहीं है। तो तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? ऐसे सेंटेंसेस में हम हमेशा जो परफेक्ट स्टेट लिखते हैं। परफेक्ट स्टेट क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो भी जो एक्शंस है उनका टाइम गैप है। हम समझते हैं कि दोनों जो एक्शंस है अलग अलग, हर जगह पे दोनों एक्शन अलग अलग, दो दो एक्शंस हो रहे हैं। जैसे एक यहाँ पे लाइट का जाना और एक आदमी का सोना, ये दो एक्शंस हैं। तो अगर ये दो एक्शंस हैं और इन दोनों का एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे के ऊपर, तो हम समझते हैं ये दोनों एक्शंस कंप्लीट है, मतलब कि पूरे हो चुके हैं। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। जैसे कि उसका सोना और उसका लाइट का जाना, तो पहले सोया होगा तभी लाइट गई होगी। अब कई लोग डाउट में होंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले लाइट गई हो उसके बाद सोया हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेंस थोड़ा सा दोबारा पढ़ो सेंटेंस को, सेंस नहीं बनेगी। अगर ऐसा होता तो सेंटेंस बोलता ही नहीं। अगर लाइट उसके सोने से पहले ही चली जाती तो ऐसा बोलता ही नहीं। तो सेंस आपको समझ में आ जाएगी कि पहले सो रहा होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? परफेक्ट स्टेट लिखते हैं। अब मुझे परफेक्ट स्टेट पता चल गया पहला काम कौन सा हुआ होगा। पहले सोया था, उसके बाद लाइट्स गई। और पास्ट में है तो ये क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? व्हेन ही लाइट्स वेंट ऑफ व्हेन ही हैड स्लेप्ट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैड स्लेप्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है। और क्योंकि पास्ट की बात हो रही थी इसलिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट से रिलेट करके। और यहाँ पे ये वाला ऑलरेडी सही है, तो इसमें करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। आई होप ये समझ में आया होगा। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और ये चीज़ों को समझने में टाइम लगाते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ रिपीट करके देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक बारी में शायद ना समझ में आए, लेकिन दूसरी बार में आई एम श्योर समझ में आएगा। कुछ भी और अगर उसके बाद भी कुछ डाउट आ रहा है तो मेरे को पूछो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। उसके बाद अच्छा एक और मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे उसका हम डिस्कस कर रहे थे कि वैन के बाद तो हमेशा टाइम फ्रेज आती है वो। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ रटने का कोई सेंस नहीं होता, रटनी नहीं चाहिए चीज़ें। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम चीज़ों को समझें। और यही मेरी कोशिश है, हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊँ, चीज़ों की क्लैरिटी आपको समझाऊँ। इसी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो क्योंकि मेरे को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लग रहा है ऑब्वियसली। तो आगे बढ़ता है हो। हाँ। ही थैंक्ड व्हेन दे हेल्प हिम। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं कि आप इसको आपको देखना कि ये सही है नहीं है। मेरे को कमेंट्स में आपको बताना है। आपके दो क्वेश्चंस हो गए जो आपको मैंने होमवर्क दिए, दोनों आपको बताने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो गाइज आगे वाला एग्जांपल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले मैं सेंटेंस का टेंस देखूंगा और वर्ब देखूंगा कौन से फॉर्म में यूज़ हो रही है। इज रेनिंग है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो रही है। सिंस अगर जब भी यहाँ पे यूज़ होता है मेरे को टाइम का रेफरेंस दे देता है। अगर टाइम का रेफरेंस दे रहा है मॉर्निंग में, तो यानी कि मेरे को कह रहा है कि मॉर्निंग से बारिश हो रही है। तो अगर ये सेंटेंस में ऐसा कह रहा है मॉर्निंग से बारिश हो रही है, तो ये एक चीज़ तो कंफर्म है कि अभी जिस टाइम में सेंटेंस बोल रहा हूँ वो मॉर्निंग तो होगी नहीं, या तो वो आफ्टरनून होगी या इवनिंग होगी, मतलब मॉर्निंग से तो बाद में होगी। तो ये चीज़ तो श्योर है। तो कोई भी ऐसे एक्शंस हो गए जो मेरे को ये बताते हैं कि मतलब कि मेरे को ये कंप्लीशन शो करेंगे कि सपोज मैं बता रहा हूँ कि ये सेंटेंस इवनिंग में हो रहा है। इवनिंग में इस सेंटेंस को बता रहा हूँ कि इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक तो बारिश हुई हुई है। यानी वो जो एक्शन है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आगे होगा ये मुझे पता नहीं, वो इनकम्प्लीट एक्शन है, आगे भी कंटिन्यूस फॉर्म में है, वो हो रहा है। तो इस ऐसे जो दो एक्शंस को मुझे जब भी शो करना होता है मैं इन एक्शंस को परफेक्ट कंटिन्यूस में शो करता हूँ।
तो यहाँ पे कंटिन्यूस हट के परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। तो इसका आंसर ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, और इसका आंसर हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसका ये आंसर हो जाएगा। हैज़ बीन क्या आएगा, स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ही है, हैज़ प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है, क्यों, क्योंकि मॉर्निंग में बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है मॉर्निंग के बाद की। तो मॉर्निंग से लेके शाम तक का, जब अगर शाम तक शाम को बात करें तो वो एक्शन तो कंप्लीट हो ही गया है, उसके बाद भी एक्शन चलने वाला है। तो एक परफेक्ट का कंप्लीशन शो कर रहे हैं, एक कंटिन्यूस का आगे भी, तो दो जब चीज़ें हमें शो करनी होती है तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये लिखा भी मैंने, एनी इनकम्प्लीट एक्शंस रिटन विद सिंस और फॉर प्लस टाइम, टाइम का रेफरेंस दिया है सिंस और फॉर के साथ। अगर कभी भी इनकम्प्लीट एक्शंस लिखा हो तो शुड बी रिटन विद परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ लिखते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years। फॉर एग्जांपल, अब मैं दो एग्जांपल हैं, इट हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years और अगला है ही हैज़ प्लेड क्रिकेट फॉर 10 years। आपको वीडियो पॉज करके ये सोचना है, थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा सोचने पे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि इन दोनों का मतलब क्या है। ये सबसे पहले तो देखना सेंटेंस दोनों सही है दोनों गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्यों, रीज़न क्या है और उनकी सेंस क्या बन रही है, कहना क्या चाह रहा है, मीनिंग क्या हुआ उसका। ठीक है, हम समझते हैं क्या है इसका। ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years। इसमें टेंस यूज़ हो रहा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है। तो यानी कि 10 साल से तो वो क्रिकेट खेल ही रहा है, यानी कि 10 साल उसके कंप्लीट हो चुके हैं और 10 साल के बाद भी अभी भी वो खेलेगा, उसको भी हमें कंटिन्यूस फॉर्म में, यानी कि बंदा रिटायर नहीं हुआ है, 10 साल उसने खेल लिया और आगे भी खेलेगा, खेल रहा है यानी कि। तो ऐसे इसके लिए मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस शो किया और ये कोई गलती नहीं इसमें, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस ठीक है। ये वाले सेंटेंस में आते हैं, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट फॉर 10 years। ये सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, हैज़ प्लेड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो रहा है। तो इस सेंटेंस का क्या सेंस बन रही है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट फॉर 10 years। परफेक्ट टेंस तो हम तब यूज़ करते हैं जब कंप्लीट एक्शंस होता है। तो इसमें कहना चाह रहा है कि ही हैज़ प्लेड क्रिकेट फॉर 10 years, 10 साल उसने क्रिकेट खेल लिया है। तो ये तो सेंस ठीक बन रही है, इसमें कोई गलती नहीं है कि 10 साल उसने क्रिकेट खेल लिया, लेकिन अभी 10 साल के बाद वो रिटायर हो चुका है, अब वो और नहीं खेलेगा। तो ये दोनों की सेंटेंस एक परफेक्ट कंटिन्यूस में, एक परफेक्ट स्टेट में, और सेंस दोनों की अलग अलग है। और इसी की सेंस समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिए कि इन दोनों की सेंस क्या होगी। ये 10 साल खेल लिया और आगे भी खेलेगा, और ये वाले में 10 साल खेल लिया और वो रिटायर हो चुका है, 10 साल तक खेला है बस। फिर आगे बढ़ते हैं कि वी हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years। वी हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जैसे जो कुछ एक्शंस होते हैं जो कि सबसे पहले इसमें समझते हैं कि इसमें टेंस कौन सा यूज हो रहा है। वी हैव बीन नोइंग हिम, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो रहा है। वी हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years, 2 साल से जा रहे हैं, वही फॉर सिंस और फॉर का यूज हुआ और प्लस में टाइम रेफरेंस दिया हुआ है। तो उनको तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो है गलत। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों, मैं आपको सेंस बताता हूँ और वही इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ करेक्ट। इसमें जो वर्ब हमारी यूज़ हुई है नोइंग, नोइंग क्या होता है, वो एक स्टेट होती है, किसी को जानना, जानना एक स्टेट होती है, उसमें आप कोई एक्शन करते नहीं हो। जैसे कि नोइंग हो गया, किसी को लाइक करना हो, कोई चीज़ लाइक करना हो गया, वो एक स्टेट होती है, वो कोई डूइंग एक्शन नहीं है, वो एक टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है। तो किसी को जानना होगा, ये एक स्टेट होते हैं, और इन स्टेट की जब हम बात करते हैं तो इनके साथ हम कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, सॉरी। तो ये जो एक्शंस होते हैं, जो स्टेट होती है, वो सडन एक्शंस की तरह होते हैं। किसी को जानना हो गया, किसी को लाइक करना हो गया, ये सारे एक्शंस कैसे होते हैं, सडन एक्शंस टाइप होते हैं, स्टेट बोलते हैं इनको। तो इनके साथ हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इनके साथ यूज़ कौन सा करें, या तो ये आ जाएगा, अगर मुझे सेंस तो ये शो करने सेंटेंस की कि उसको मैं 2 साल से जानता हूँ, ये शो करना है, तो ऐसे सेंटेंस को फिर परफेक्ट स्टेट में लिखेंगे, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि कंटिन्यूस में आ गया, और कंटिन्यूस में आ गया क्योंकि टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है, वो तो सडन है, तो इसको कंटिन्यूस में नहीं ले सकते। तो इसी वजह से ना इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में लिख सकते हैं, ना इसको सिर्फ कंटिन्यूस में लिख सकते हैं, तो इसको हम परफेक्ट स्टेट में लिखते हैं।
ऐसे सेंटेंसेस को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वी हैव नोन हिम। वी हैव बीन नोइंग को कट के वी हैव नोन हिम फॉर 2 years, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और रीज़न मैंने आपको दे दिया, वी हैव नोन हिम फॉर 2 years, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक और चीज़ की, जो परफेक्ट टेंस है ये सब्सटीट्यूट है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो भी स्टेट वाले एक्शंस होते हैं, जो स्टेट रेफर करते हैं, उनको हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि वो ड्यूरेशन नहीं शो करते, वो तो एकदम सडन और एब्रप्ट एक्शन है। तो यही चीज़ समझने की आपको ज़रूरत है कि कुछ एक्शंस सडन एब्रप्ट होते हैं, कुछ टाइम टेकिंग एक्शंस होते हैं, उनके बेसिस पे चेंज हो सकते हैं। रूल जो आपको बताया जाता है इंग्लिश में, आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो। कोई भी आपको रूल बताता है तो उसके बाद आपको फिर उसका कोई दूसरा रूल बता देगा, कोई नया रूल बता देगा। तो इसी वजह से अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, तो आपके रूल सारे खत्म हो जाएंगे और आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। वी हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years, एक ये सेंटेंस हो गया, वी हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years। एक सेकेंड, ये मैंने रिपीट कर दिया। हाँ ये सॉरी, ये तो हो गया हमारा। हम्म, हाँ, नोइंग इज अ स्टेट, फिर सेम एज लाइकिंग और हैज़ और हैव। हैज़ और हैव जो हमारे होते हैं वो भी स्टेट होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे कि ही हैज़ दिस कार फॉर 5 years। हैज़ और हैव तो हमने क्या पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से कई बार मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में ही हैज़ दिस कार फॉर 5 years। हैज़ यहाँ पे क्या, हमारी मेन वर्ब है, उसके पास 5 सालों से उसके पास वो कार है। और हैज़ हमारा इसमें क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो जब भी ऐसे स्टेट ऑफ एक्शन हम शो करते हैं तो उसके लिए सब्सटीट्यूट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या फिर कंटिन्यूस टेंस विद परफेक्ट टेंस, उनको कंटिन्यूस इसमें नहीं शो कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके बाद आज का हमारा क्लास तो सेशन हो गया। आज हम फिर हम वोकैब पे बढ़ते हैं, अपनी वोकैब देखते हैं एक बार अपनी। इसको मैं फुल पे कर लेता हूँ। तो लेसन को रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे पूछिएगा और कमेंट्स में मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और जितना जल्दी हो सके उतना रिप्लाई करूँगा। ठीक है, वो क्या पे देखते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है हमारा बिहोव। बिहोव एक वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल सूटेड टू बिफिट और बिकम। फॉर एग्जांपल इट डज नॉट बिहोव आर पॉलिटिकल लीडर्स टू बेरेट वन अनदर। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सूट नहीं करता। बिहोव एक तरह का मतलब एक आदमी को शोभा नहीं देता है, सूट नहीं करता है। इट डज नॉट बिहोव आर पॉलिटिकल लीडर्स टू बिरेट, यानी कि एक दूसरे को नीचे गिराना, टू वन अनदर। फिर आगे आ गया ब्रेजन। ब्रेजन एक एडजेक्टिव है, विशेषता जो बताता है। इंसोलेंट, इंसोलेंट मतलब कि एक तरह से ज़िद्दी, इम्प्यूडेंट, ये उसी के सिनोनिम है। इंसोलेंट हो गया, इम्प्यूडेंट हो गया। फॉर एग्जांपल हिज ब्रेजन बिहेवियर ऑफेंडेड हिज पेरेंट्स। उसका जो इंसोलेंट बिहेवियर था, उसका जो बुरा बर्ताव था, एक सेकेंड, वो उसके पेरेंट्स को ऑफेंड कर गया, उसको अच्छा नहीं लगा। अगले वर्ड है बेनिट्रिंग। बेनिट्रिंग होता है किसी को मजाक में हल्का फुल्का, एक होता है किसी को चिढ़ाना, लेकिन एक होता है किसी को मजाक में लाइट वे में चिढ़ाना, टीज करना या जोकिंग करना, उसको बोलते हैं बेनिट्रिंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिरेवमेंट। फोर्थ वर्ड है बिरेवमेंट। बिरेवमेंट का मतलब होता है, नाउन होता है सबसे पहले, और इसका मतलब होता है डेथ ऑफ नियर और डियर वंस। जब किसी हमारे क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव की किसी की डेथ होती है, उसको बोलते हैं बिरेवमेंट। ठीक है। और फिफ्थ हमारा लास्ट वर्ड है आज का बेट्रोथ। बेट्रोथ हमारा वर्ड होता है एंगेज टू मैरी। एंगेजमेंट जो हो जाती है उसको बोलते हैं बेट्रोथ। बेट्रोथ। ठीक है। तो ये आज हमारी आज की वोकैब होगी, और होप आपने समझा होगा अच्छे से। और नोट्स प्लीज़ बनाते रहना और इनको रिवाइज करते रहना। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो। और उसके अलावा फिर अगर फिर से डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू एवरीबॉडी, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो 2 सेंटेंसेस प्लीज़ कमेंट्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और उससे प्लीज़ मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।